प्रिय छात्रों और छात्राओं नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के तीन मुख्य स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये सबसे प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के या मुद्राएं, मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, चित्रकला, अवशेष आदि माने जाते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, चित्रकला, इन सभी को मिला जुला हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोगजकोई, मध्य एशिया। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार देवताओं के, वैदिक देवताओं के नाम इसमें मिले हैं। यानी बोगजकोई अभिलेख जो है महत्वपूर्ण है, मध्य एशिया में मिला है और 1400 ईसा पूर्व का ये है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक महान के प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। देखा जाए तो अशोक के पास 3 लिपियाँ हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का स्तंभ मिला है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेखों में लिपि खरोष्टी है। कौन से? उत्तर पश्चिम भारत के जो अभिलेख हैं वो अशोक के खरोष्टी लिपि में है। लगमान में सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख क्रमशः यूनानी तथा अरामाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी व अरामाइक लिपियों में मिले हैं। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, परंतु गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। यानी गुप्त काल से पहले जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और उसके बाद संस्कृत भाषा में अभिलेख मिलना शुरू होते हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त वरुण स्तंभ, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में भागवत धर्म के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमान के लेखों का विवरण है। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए हैं। पर्सिपोलिस और बहिस्तुत अभिलेख ईरानी सम्राट दारा का सिंधु घाटी में विजय का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अब इस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो बंदा है जेम्स प्रिंसेप है और उसने ब्राह्मी लिपि में इन अभिलेखों को पढ़ा था। पुरातात्विक स्रोत के दूसरे प्रकार में सिक्के हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि धातुओं से निर्मित होते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्राएं या आहत सिक्के कहलाते हैं। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं तथा ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनको आहत मुद्रा कहा जाता है।
इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र का चित्र बना होता था। सर्वाधिक सिक्के मर्योत्तर काल के मिले हैं। ये भी शीशे, चांदी और तांबा या सोने के होते थे। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने प्रचलित किए थे। ये महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम सोने के लेख वाले सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी या इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। अब आता है पुरातात्विक स्रोत का तीसरा प्रकार, मूर्तियाँ। प्राचीन काल में, कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली में सबसे पहले दृष्टिगत होता है और मथुरा कला शैली जो है वो स्वदेशी है और गांधार कला शैली जो है थोड़ी बहुत जिसका प्रभाव विदेशी पड़ता है। इसमें प्रस्तर मूर्तियाँ, कांस्य मूर्तियाँ, मन मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई है। फिर आता है स्मारक में भवन। स्मारक में भवन भी प्राचीनतम साक्ष्य हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के मंदिर द्रविड़ शैली में तथा दक्षिणापथ के मंदिर बैसर शैली में निर्मित किए गए हैं। इस प्रकार स्मारक और भवन में तीन तरह की शैलियाँ आती है। उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण की द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ की बैसर शैली। अब आते हैं हम चित्रकला में। चित्रकला भी इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत है। जनता के चित्रों में मानवीय भावनाओं को सुंदरतम अभिव्यक्ति दी गई है। इसके गुप्त काल की कलात्मक उन्नति जनजीवन पर प्रकाश डालती है। अब आता है अवशेष। अवशेषों में प्राप्त मोहरों में प्राचीन भारत का इतिहास जानने में विशेष सहायता प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में हमें धार्मिक जीवन की झांकी मिलती है। तो कुल मिला के पहला जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत पूरा हो गया। पुरातात्विक स्रोत के अंदर आप अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक में भवन, चित्रकला, अवशेष को हम देखते हैं। सेकंड स्रोत है, दूसरा स्रोत है वो आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत खुद को दो भागों में बांटा गया है। एक वो साहित्य जो धार्मिक हो और दूसरा लौकिक साहित्य जो धर्म का साहित्य नहीं है। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, पुराण आदि बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। इनमें वेद में प्रमुख है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्यों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, यानी इसमें 10 तो मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय में कौशितकी। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय में कौशितकी। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम व विधि विधानों का संकलन है। इसका पुरोहित अर्धयुयु कहलाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, सुक्त यजुर्वेद और कशन यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। अब आते हैं अपन सामवेद। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के आधार पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है।
ये भारतीय संगीत का मूल है। ये मुख्य बात है कि भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख रूप से सूर्य की स्तुति के ग्रंथ है, मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का रचना काल सभी वेदों के अंत में माना जाता है। इसमें 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है। अथर्ववेद में कुरुओं का एक राजा हुआ है परीक्षित, उसकी चर्चा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपम है, गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, पश्चिमा उपनिषद और मांडुक्यन उपनिषद। उपनिषद रहस्य विद्या का ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है। भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत उपनिषद है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद वेदांत कहलाते हैं। कुल 108 उपनिषद स्वीकार किए गए, जिनमें से प्रमाणिक 12 हैं। ईश, केन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडक उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणाओं की चर्चा है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। शिक्षा का निर्माण वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण में भी हुआ है। कल्प में विधि व नियम का उल्लेख है। व्याकरण में नामों में धातुओं की रचना, उपसर्ग में प्रत्ययों का प्रयोग, समास, संधि का प्रयोग है। निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठम, जगती आदि के छंद दिए गए हैं। और ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का विकास निहित है। सूत्र साहित्य का परिणयन वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि व नियमों का प्रतिपादन है कल्प सूत्र के रूप में प्रचलित हुए हैं। इसमें स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी होता है। गुहा सूत्र लौकिक में पारलौकिक कर्तव्य और धर्म सूत्र में धार्मिक और सामाजिक जानकारी इसमें होती है। धार्मिक स्रोतों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, जिसके अंदर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि मुख्य हैं। मनुस्मृति का रचना काल 200 से 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा ईस्वी तक, यानी करीब 400 साल हो गया। मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची व कुल्लक भट्ट कहलाते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है और इसके टीकाकार विज्ञानी ऐश्वर्या में तक्षरा कहे जाते हैं। 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि का अष्टाध्यायी है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो 400 ईस्वी का लगभग माना जाता है। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं जो भारतीय ऐतिहासिक जानकारी को जानने के लिए जरूरी है। महाभारत महाकाव्य की रचना 400 ईसा पूर्व में हुई थी, परंतु इसका अंतिम संकलन 4वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। महाभारत की रचना का श्रेय
वेद व्यास को जाता है। शुरू में इसमें 8,800 श्लोक थे और बाद में इसमें 24,000 अब इसमें श्लोक हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 6,000 श्लोक हैं। कालांतर में अब इसमें 12,000 श्लोक हो गए और लास्ट में अब 24,000 श्लोक इसमें भी हो गए हैं। इसकी रचना ईसा पूर्व 5वीं सदी में स्वीकार की गई है और इसका संकलन 4वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी 900 साल। रामायण भी आदि काव्य है। पुराण भारतीय इतिहासों के घटनाक्रम को क्रमबद्ध विवरण देता है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण प्रमुख है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्र सर्वा थे। इंपॉर्टेंट है ये। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्र सर्वा थे। अब हम अपन आते हैं ब्राह्मण साहित्य। इसमें बौद्ध ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मणों के बाद में आता है। पहला वो साहित्य ब्राह्मण साहित्य था, अब है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें बौद्ध और जैन के साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य का नाम त्रिपिटक कहे जाते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तत्कालीन भारत की धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति को बौद्ध धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों को, वचनों को शामिल किया गया है। ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का चर्चा है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। इसमें दीपवंश व महावंश 2 ग्रंथों की रचना 4वीं व 5वीं शताब्दी ईस्वी में की गई, जो पाली भाषा में रचे गए हैं। इसके अलावा नागसेन का मिलिंदपन हो, ये भी किताब महत्वपूर्ण है। फिर आपका आता है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में आगम महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें 12 अंग कहलाते हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की पूरी जीवनी का वर्णन मिलता है। कुल मिला के जैन धर्म की प्रमुख ग्रंथ हैं ये। अब आता लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसे भारत की राजनीति का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथाश्रित सागर, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, सुदर्भ का मर्चकटिकम, कल्हण की राजतरंगिनी, उसके बाद मुख्य किताबों में विल्हण का विक्रमादेव चरित्र, पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित्र, जैनक का पृथ्वीराज विजय, और उसके बाद संगम साहित्य आ जाता है। फिर चोल शासकों का इतिहास, तो कुल मिला के ये सारा साहित्य लौकिक साहित्य हो गया। अब आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस व हीरोडोटस उल्लेखनीय है। हीरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत संबंधों का उल्लेख है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण है। यूनानी भाषा में टॉलमी की ज्योग्राफी भारत के भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है।
किसी एक अज्ञात लेखक की रचना है पेरिप्लस ऑफ द अरेबियन सी। पेरिप्लस ऑफ द अरेबियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य की ये किताब है और बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। प्लिनी ने किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरी का, पहली सदी ईस्वी के अंदर ये लिखी गई। फिर चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में आया और इसने फो का की नामक एक किताब लिखी। और इसके अलावा भारतीय यात्रा का वर्णन एक सी यू की किताब में भी मिलता है। जो हैंसवांग की जो किताब है हर्षवर्धन के टाइम आया वो सी यू की है, और फाहियान के टाइम जो 5वीं सदी में आया उसकी किताब है फो का की। फिर चीनी यात्री इत्सिंग आया जो 7वीं सदी के मध्य आया और इसने विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय में ये बंदा रहा। हैंसवांग को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। अरबी यात्रियों में अलबेरुनी सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के समय भारत आया। उसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज धर्म का विस्तृत वर्णन किया। अरबी यात्री सुलेमान के पास प्रतिहार शासकों का वर्णन करने वाले ग्रंथ थे। बगदाद के यात्री अल मसूदी ने अपने यात्रा वृत्तांत में राष्ट्रकूट में प्रतिहार शासकों का इतिवृत्त यानी वर्णन किया। तो कुल मिला के प्राचीन भारतीय स्रोत को जानने वाले जो मुख्य मैंने आपको साधन बताए बड़े महत्वपूर्ण हैं और थोड़ा सा टिपिकल इनके नाम हैं जिसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पूछ लिया मुद्राओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। या यूँ पूछ लिया कि ये किताब किसने लिखी या इतिहास की, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, हैंसवांग की या फाहियान की, जो भी हो आपको इसको सुनना पड़ेगा और सुन के आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं। संक्षेप में उनको जो महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। फतेहनामा, इसको चचनामा भी कहते हैं, ये सिंध के इतिहास पर जोर देता है। कलहण की राजतरंगिनी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। बाबर की जो किताब है आत्मकथा तुजू के बाबरी कहलाती है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित ये कृति अकबर कालीन की सबसे महत्वपूर्ण कथन किताब है। बादशाहनामा शाहजहाँ के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा। मुंतखब उल लुबाब औरंगजेब के समय खाफी खान ने इसको लिखा। मुंतखब उल लुबाब पद्मावत जैसे आप सबको पता है मलिक मोहम्मद जाशी द्वारा इसमें अलाउद्दीन और पद्मिनी के प्रेम कथा पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है ये। अमीर खुसरो ने बहुत सी किताबें लिखी है और इनकी किताबें 1290 से 1325 के मध्य की है। इनमें नाम मैं बता रहा हूँ आपको। किरान उन सादेन, मिफ्ता उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, मसनवी तुगलकनामा आदि। विदेशी यात्राओं में मार्को पोलो दक्षिणी भारत की यात्रा पे आया। मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता आया। निकोलो कॉन्टे नामक यात्री और आया। एक बर्नी ने मुगल कालीन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति में प्रकाश डाला। इसके अलावा शाही फरमान के पत्र भी ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में मुख्य रूप से सियार उल मुत्तखरीन पुस्तक गुलाम हुसैन ने लिखी। सियार उल मुत्तखरीन पुस्तक जो है गुलाम हुसैन ने लिखी। और तो इससे महत्वपूर्ण किताबें मैं आपको बताता हूँ। अशोक के अधिकांश अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ये याद रखें आप।
बाकी तो जो भी महात्मा गांधी की किताबें हैं या आधुनिक काल को तो हम जब पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे, ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है। इस प्रकार आज हमने सबसे पहले इतिहास के उस पाठ को किया है तो सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा टिपिकल भी है ये पाठ। इस पाठ में है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, प्राचीन काल के स्रोत, मध्यकालीन स्रोत, आधुनिक काल के स्रोत। प्राचीन काल के स्रोत में आपको ज़्यादातर पुरातात्विक स्रोत पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हमको अभिलेखों पे या ताम्रपत्रों पे या पाषाण अभिलेखों पे या कुल मिला के हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा जो एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल है, जो धरती के नीचे दबे हुए हैं, चाहे किसी शिलालेख के अंदर है या भवन या स्मारक के रूप में है, भवनों या स्मारकों पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन मध्यकालीन इतिहास जो है वो लगभग आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में मिल जाता है, किताबों के रूप में मिल जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में किताबों के अंदर भी दो तरह का साहित्य है, एक तो धार्मिक साहित्य है और एक है आपके लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जो कि किसी ने लिखा है, चाहे कालिदास ने लिखा है, चाहे तुलसीदास ने लिखा है, चाहे कबीर ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने लिखा है, तो वो बात ऐसी हो जाती है कि उसने क्या लिखा है। तो इसके अंदर आज का जो भी हमारा इतिहास है, वर्तमान विश्व का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं अधिकतर जो लिखा हुआ पे चलता है। और लिखने में क्या है कि बहुत सारे इतिहासकार हैं और बहुत सारे इतिहासकारों ने उस किताब के अंदर अपने अपने हिसाब से या उनको अपने लेवल के हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को लिखा है। तो इतिहास को जानने के ये प्रमुख स्रोत हैं। हमें तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि किताबों के नाम आएंगे, उनके राइटर के नाम पूछेंगे, पहली चीज़ तो ये रहेगी। हालांकि प्राचीन भारत में वेद है, उपनिषद है, वेदांग है, इन सब के बारे में पूछते हैं और वो आपको आना चाहिए। बाद में इनका ज़्यादा जोर ये रहता है कि कौन सी किताब किसने लिखी और उस किताब में क्या है। तो सभी को धन्यवाद। आपने इस पूरे वीडियो को अगर आराम से सुना है तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें नई मिली होगी और याद भी आपको हो जाएगी। इसके आगे इतिहास नॉर्मल है, इतिहास सरल भी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर किताबों के नाम हैं तो वो रटने में या समझने में आपको टाइम लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करने के लिए इसके प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के स्रोतों को अच्छी तरीके से देखेंगे। एक या दो बार इस वीडियो को सुने ताकि आपके वो दिमाग के अंदर चला जाएगा और पड़ा रहेगा। होता क्या कि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक राइट करना होता है। तो होता यही है कि जब आपके वो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो आपको याद आता है कि हाँ मेरे ये पढ़ा हुआ है। कि राज तरंगिणी किसने लिखी तो कल्हड़ याद आ जाएगा, पद्मावत है तो मलिक मोहम्मद जायसी याद आ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ये पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपकी जो लर्निंग है वो फास्ट लर्निंग होनी चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ें तो कम से कम एक बार में 40 से 50 पन्ने आपको पढ़ने हैं, समझ आए चाहे नहीं आए। इतिहास को जितना वाइडली पढ़ोगे, जितना तेज़ी से पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा। एक बार आपने 40-50 पन्ने पढ़े, दूसरे दिन उसको वापस पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा, और तीसरी बार जब उसको वापस पढ़ोगे तो और कम टाइम लगेगा और आपको वो याद हो जाएगा। तो कुल मिला के इतिहास को जानने का, समझने का, पढ़ने का मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। सुनने से, पढ़ने से चीज़ें अपना आप दिमाग में बैठ जाती है और वक्त आने पे आपको अच्छा रिजल्ट देती है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता का सोच के आया था, लेकिन जब इसमें देखा कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत रह गए हैं तो वो मैंने पहला कराना उचित समझा। आप सभी ने धैर्य और प्रेम से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले आगे की वीडियो मिल सके। मैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ,
और ताकि भारतीय इतिहास को आप जान पाएँ और जीके का भी आप अध्ययन कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे।